Hello guys, welcome to Study 1008. Now we are going to learn nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. कैसे नेशनलिज्म यूरोप में धीरे धीरे अपना स्थान लेता है, ये सब चीजों को समझेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मदद से यूरोप में नेशनल पूरे फ्रांस में यूरोप नेशनलिज्म की भावना शुरू हो गई थी, और उसके साथ साथ जो भी नेबर कंट्री है फ्रांस के, वहां पे भी नेशनलिज्म की भावना थोड़ी थोड़ी शुरू होना स्टार्ट हो गया था। तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे फैला, पूरे कंट्रीज में जो भी डिफरेंट कंट्रीज है उसमें कैसे कैसे नेशनलिज्म आया। ओके, अब इससे पहले उससे को जानने से पहले नेशनलिज्म कैसे आया, हम पहले ये उसके डेमोग्राफिक को समझेंगे कि आखिर वहां पे किस स्ट्रक्चर में लोग थे, कैसे लोग थे, सोसाइटी कैसा था, इन सब चीजों को समझेंगे। Now, the making of nationalism in Europe. Composition of यूरोप का composition था, it was divided into various kingdom. यूरोप जो था various kingdom में divided था. The duchies, cantons were ruled by those rulers who their autonomous territory. इन rulers के अपने autonomous एक छत्र राज था, मतलब autonomous territories का मतलब ये हुआ अपनी अपनी टेरिटरी थी. Eastern and Central Europe was under autocratic kingdom. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप अंडर ऑटोक्रेटिक कुछ किंगडम्स के अंडर में थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. हैब्सबर्ग एम्पायर हैड इट्स रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ पीपल. अब जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ये ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर राज करता था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रीजन थे, जैसे टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटेनलैंड, बोहेमिया, ये सब डिफरेंट रीजन है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी यूरोप में, जिसके वजह से ही नेशनलिज्म की भावना फैलेगी. ठीक है, तो एक चीज यहाँ से आप सीख सकते हो कि बहुत सारे किंगडम थे. ओके, उसके साथ इस पॉइंट से समझ सकते हो कि बहुत सारी डाइवर्सिटी थी वहां पे. ओके, नाउ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. देखो वहां पे दो सोसाइटी थी, एक एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन उभर रहा था. ठीक, नया न्यू कॉमिक स्टेट इसको कह सकते हैं कि न्यू क्लास जो सोसाइटी बन रहा था, ये मिडिल क्लास बन रहा था. अब इसमें क्या था, अगर बात करें तो एरिस्टोक्रेट वर द रिच क्लास. एरिस्टोक्रेट क्या थे, जो अमीर लोग थे उनको अरिस्टोक्रेट कहा जाता है, जो रूल्स को रेगुलेट करते हैं. द एरिस्टोक्रेट वर द रिच क्लास दैट वाज डोमिनेटिंग क्लास इन यूरोप. ओके, द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैज अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. ये अमीर लोग थे और इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था. नाउ दे वर द ऑनर ऑफ स्टेट. ये स्टेट्स के ऑनर थे विलेज में, और बड़े बड़े इनके हाउस थे. दे स्पोक फ्रेंच एंड देयर फैमिलीज मोस्ट ऑफ द टाइम हैड मैट्रिमोनियल लैंड्स. वो सब फ्रेंच बोलते थे. ओके, उनकी फैमिली का ज्यादातर मैट्रिमोनियल अलायंस था, मतलब दे वर रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ ये जो ग्रुप था ये स्मॉल इन नंबर था, मिडिल क्लास का नंबर अधिक था, लेकिन ये एरिस्टोक्रेट जो ग्रुप था इसमें लोग कम थे, जनसंख्या कम था, लेकिन इनका पॉपुलेशन जो कंट्रोल था ये सारे लोगों पे लगभग था. Now, the western part of the land was formed by tenants and small owners. जो पूरा यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था वो किस लोगों से बना था, टेनेंट एंड स्मॉल ओनर से बना था. लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था वो यूरोप, सेंट्रल यूरोप वाज कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स. तो ये एक डेमोग्राफिक दिया है एरिस्टोक्रेट के बारे में. ना, अब इस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड अभी 19th सेंचुरी का चला, तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जो सोशल ग्रुप थे वो आने शुरू हुए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ यूरोप में, पूरा सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, सबके पास पैसे आए. तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके वजह से सोशल ग्रुप बने, जैसे दे वर वर्किंग क्लास. अब जो सोशल ग्रुप बने उसमें कौन थे, वर्किंग क्लास लोग थे, एंड मिडिल क्लास मेड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स. ओके, तो सेकंड है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म न्यू स्ट्रॉन्गर अमंग दिस एजुकेटेड. अब जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ये भावना उत्पन्न, मतलब शुरू होने लगा. लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. देखो लिबरलिज्म एक वर्ड आएगा टर्म, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो ये लीबर वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है फ्री. अब जो भी लोग, जो ये जो न्यू कमिंग आ रहे थे, कौन, मिडिल क्लास लोग जो आ रहे थे, इनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था. और ये एक वर्ड आ रहा है लीबर से, फ्री. तो लिबरलिज्म की भावना सब में, नेशनलिज्म के साथ साथ फ्रीडम, मतलब ये लिबरलिज्म को भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया. ठीक है, जो लिबरल्स थे वो, उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया मिडिल क्लास से.
यूरोप द न्यू मिडिल क्लास सॉ लिबरलिज्म एज अ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। तो जो नए लोग थे मिडिल क्लास, इन्होंने यूरोप को क्या देखा, मतलब लिबरलिज्म की तरफ मूव करना की कोशिश करा, क्योंकि ये सपोर्ट किया इक्वालिटी बिफोर लॉ। नो, अब इसके अलावा अगर बात करें तो था क्या क्या सोसाइटी के बात अगर बात करते तो दे ऑल स्ट्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय, क्या वो सोचते कैसे थे मिडिल क्लास लोग, क्या सोचते थे, तो पहला थॉट क्या था, इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल, ना कि कोई किंग रूल करे। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, अब आपको पता है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाल ही में हुआ है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत इफेक्ट हुआ। द टर्म लिबरलिज्म had taken shape into the new meaning, the end of autocracy and clerical privilege। जो ये ऑटोक्रेसी और क्लर्जियल प्रिविलेज को हटा दिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। नाउ इट आल्सो मीन द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ओके, अब इसमें एक और चीज था, टर्म आया क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो ये सब थॉट है जो नेशनलिज्म के साथ पूरे यूरोप में मिडिल क्लास में फैल। ओके, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लिबरल्स आल्सो लेड स्ट्रेस अपॉन द राइट टू प्रॉपर्टी। लिबरल्स ने क्या किया पूरे यूरोप में कि प्रॉपर्टी भी होना चाहिए भाई सबके पास। पहले क्या होता था, केवल चर्च के पास कुछ बड़े लोगों के पास ही प्रॉपर्टी रहता था, लेकिन नहीं, सबके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए। पीपल वर ग्रांटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पीपल को क्या होना चाहिए, ग्रांट होना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके साथ साथ राइट टू वोट भी होना चाहिए। सफरेज वाज नॉट ग्रांटेड इक्वल टू, लेकिन राइट टू वोट तो अभी तक लिबरल्स का भी जो डिमांड था, राइट टू वोट केवल मेन के लिए डिमांड था, सफरेज नहीं था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। ठीक है ना, इवनिंग इवन इन फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस वक्त इक्वालिटी बिफोर तो लॉ मिला था, लेकिन वो किस कुछ ही लोगों को मिला था, जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को मिला था, मतलब मेन को ही मिला था। ओनली द मेन विद प्रॉपर्टी हैड राइट टू वोट। तो ये बताया गया कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या होता, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, जिन वुमेन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं था और जिन और वुमेन को इससे अलग रखा गया। इट वाज ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड अंडर जैकोबियंस, जैकोबियंस ने जब सत्ता संभाला। अब जैकोबियंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैकोबियंस ये वर्किंग क्लास ग्रुप था। ओके, ये खासकर इसमें लेबर और छोटे क्लास लोग थे जो डिबेट करते थे क्लब, जो क्लब में नेशन के लिए। ओके, तो ये फ्रांस में एक बार रूल भी किए थे, तो कहीं भी यूरोप में क्लब बनता था उसका नाम जैकोबियन के नाम से फेमस कर दिया जाता था। ओके, तो ये हुआ कि कैसे कैसे सोसाइटी कैसा चेंज हो रहा था मिडिल क्लास में, और क्या थॉट में चेंज आ रहे थे। ओके, ये लिबरल्स ने कैसे सब चीज को कंट्रोल करते हुए आगे मूवमेंट को बढ़ाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग नेपोलियन कोड ऑफ 1804, 1804 में नेपोलियन ने एक कोड किया था नेपोलियन कोड के नाम से। ओके, उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक और पॉइंट था कि उस कोड के तहत, मतलब उस कोड के अकॉर्डिंग, अंडर दिस कोड वीमेन वर टेकन एज माइनर एज दे वर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। वीमेन को अथॉरिटी ऑफ फादर और हस्बैंड के अंडर आ गए, तो वीमेन फ्री नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये एक गुस्सा था वीमेन में उस नेपोलियन कोड के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब जो ट्रेडर्स थे ये कैसे देखते थे इस लिबरलिज्म के थॉट को, तो इनका मतलब था जो लिबरलिज्म मीन, उनका मतलब था लिबरलिज्म फ्रीडम ऑफ मार्केट। मतलब लिबरलिज्म क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्री हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएंगे सारे टैक्सेस, जितने टैक्सेस है सारे एबॉलिश हो जाएंगे, और द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव करेगा। तो इनका क्या सोचना था कि देखो बेचारे ट्रेड, ये जो बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में इन्हें बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते थे। तो ये जब देखे इस थॉट को कि लिबरलिज्म के साथ नेशनलिज्म को, तो वहां हुआ क्या कि ये सब चीज फ्री समझने लगे कि अब हमें टैक्सेस नहीं पे करना पड़ेगा, फ्री मार्केट हो जाएगा, तो हम इजीली सस्ते में हर जगह चीज पहुंचा पाएंगे, और हमें फायदे भी अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को सपोर्ट करना शुरू किया। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जर्मनी में 39 प्रिंसली स्टेट्स था। ओके, इन द रीजन ड्यूरिंग हाफ सेंचुरी ऑफ द हाफ, मतलब 1850 के करीब। नाउ ईच स्टेट हैज इट्स ओन करेंसी, हर एक स्टेट का अपना करेंसी। अब 39 प्रिंसली स्टेट और 39 करेंसी भी हो जाएगा, फिर वेट एंड मेजर्स भी अलग अलग था। ठीक है, नाउ इफ अ ट्रेडर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम, हम ये एग्जांपल है, समझ लेना, ये रियल एग्जांपल है, मतलब ये नहीं इमेजिन नहीं है, रियलिटी है कि ऐसा होता था। If a trader was traveling from Habsburg to Nuremberg to in 1833,
to sell his goods he had to pay custom duties 5% of 11 custom value। एक जगह से दूसरे जगह एक ही कंट्री में जा रहा है बेचारा, तो 5% से 11 कस्टम ड्यूटीज उसे पे करना पड़ता है ड्यूरिंग लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट। ओके, एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे इले क्या था, एक क्लच मेजरिंग क्लच को इससे मेजर किया जाता था, इस यूनिट से। तो ये हर एक कंट्री में अपना, इस रीजन रीजन बोलो, कंट्री तो उस वक्त था ही नहीं, हर एक रीजन में अपना अपना इसका मेजर था। चलिए, कांग्रेस ऑफ वियना, बिजनेसमैन कैसे सोचते थे ये तो समझ आ गया ना। कांग्रेस ऑफ वियना, आपको पता है कि जब वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया था किसको, नेपोलियन को, तो एक वियना किया गया, सारे राजाओं के ने मिलकर किया, जिसने नेपोलियन को हराया था। उसमें हैब्सबर्ग था, ऑस्ट्रिया, ये सारे मिलके थे। उसमें हुआ क्या कि जो बॉर्बन डायनेस्टी था वाज रिस्टोर्ड टू पावर, उन्हें पावर स्टेब्लिश किया गया। लुइस 18 को मोनार्क बना दिया, किस चीज का, फ्रांस का। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, फ्रांस ने क्या किया, अपने टेरिटरीज लॉस्ट किए, जिसको नेपोलियन ने क्या एक्वायर किया था। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ओके, ये तीन चीजें याद रखिएगा कि कांग्रेस ऑफ वियना में हुए। नाउ आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना, अब ये तो कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ ये तो समझ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ लोगों में। कंजर्वेटिव रूल फ्रॉम formed in 1815 was aggressive. They were highly intolerant towards criticism and argument. 1815 के बाद जब किंगशिप आया फ्रांस में, तो लोग, जो भी लोग अपोज करते थे, जो क्रिटिसिज्म करते थे किंग की, या फिर डिसएग्रीमेंट होते थे, उस डिसएग्री होते थे उनसे, उनको बहुत ही इंटॉलरेंट, मतलब उनको मार दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको कैद कर लिया जाता था। तो ये सब थॉट, मतलब ये सब किंग करने लगे। ओके, कौन, लुइस 18। अब दे स्टार्ट कर्बलिंग डाउन द एक्टिविटीज अगेंस्ट, जो भी उनके खिलाफ कुछ करता था उसको कर्व कर दिया, पकड़ के जेल में कर दिया। इवन सेंसरशिप लॉ वाज इम्पोज, उसके बाद क्या किया, सेंसरशिप को भी लागू कर दिया, मतलब एकदम पुराना वाला सब स्ट्रक्चर लाना शुरू किया। न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे सेंसरशिप, किस पे, न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, प्लेस पे, एंड सम फेवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, सोसाइटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा, बट ऑल दिस कुड नॉट स्टॉप वेरियस लिबरल, लेकिन ये तीनों होने के बावजूद जो लिबरल की एक्टिविटीज थी, क्या एक्टिविटीज था, क्रिटिसाइज करना किसका, न्यू कंजर्वेटिव रूल। न्यू कंजर्वेटिव रूल क्या था कि किंग को फिर से फ्रेंच में एस्टेब्लिश कर देना, कांग्रेस ऑफ वियना के तहत। दे स्टार्ट सीकिंग फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ओके, वो फिर अपना मूवमेंट चलाए, किस चीज का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस फ्री होना चाहिए। Now, ये चीजें समझ आएगी कांग्रेस ऑफ वियना क्या था, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद क्या हुआ फ्रांस में। ओके, नाउ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जो भी थे, जैसे एक का नाम मेंशन्ड है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी के बारे में। रिवोल्यूशनरीज जो थे वो हर एक कंट्री में इंडिविजुअल थे, उनको पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं माजिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक यंग यूरोप, एक यंग इटली। इनका योगदान इटली के यूनिफिकेशन में बहुत है। ओके, नाउ ही मेड हिज एम टू यूनिफाई इटली, इन्होंने अपना मकसद ही बना लिया था क्या, इटली को यूनिफाई करना। नाउ ही स्टार्ट्स he He, he starts setting up secret societies in Germany, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। इन्होंने अपना सेक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, कहाँ पे, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में। माजनी नॉन स्टॉप अपोजिशन टुवर्ड्स मोनार्की and his vision of bringing democratic republics was a reason of fear among many conservatives. ओके, बहुत सारा इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सब चीजों को, विजन को लाया, मतलब ब्रिंग किया, मतलब लोगों तक लेके आया, लोगों को बताया। और इनके रीजन से कौन फियर होते थे, कंजर्वेटिज्म, मतलब ऐसे लोग जो पुरानी चीजों पे अधिक विश्वास करते हैं। कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा है, लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिज्म का थॉट। ओके, जैसे 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद कंजर्वेटिज्म थॉट आ गया था कहाँ पे, फ्रांस में। नाउ मेटरनिक वंस हैड डिस्क्राइब्ड हिम एज द, अब मेटरनिक ने इन्हें डिस्क्राइब किया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ओके, मेटरनिक ने ये किंग थे, इन्होंने बोला था कि कौन, माजनी क्या है, मोस्ट डेंजरस इनेमी है अपने सोशल ऑर्डर के। नो, तो हम ये चैप्टर यहाँ पे पार्ट 2 खत्म कर दिए। नो, इसको थैंक्स फॉर वाचिंग सिंपली है।
आप इसको 2-3 बार देख के जाओगे एग्जाम में, इजिली मैं समझता हूँ कि आप पूरा सॉल्व कर लेंगे इसे। थैंक यू।